So the last topic, .8 डॉपलर इफेक्ट। एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अभी इंपॉर्टेंट तो नहीं बोला जाएगा बिल्कुल भी, मगर ये अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये डॉपलर इफेक्ट। इसका जो है इंजीनियरिंग में काफी हद तक के इस्तेमाल हुआ है। अब देखो, आप थोड़ा चीजों को इमेजिन करो। आप ये जस्ट सोचो, जब क्रिकेट खेला जाता है कहीं, है ना, खासतौर से इंटरनेशनल लेवल के जब मैचेस होते हैं, वहां जो कमेंटेटर होते हैं बैठे बैठे यहाँ से पता लगा देते हैं कि बॉल की स्पीड कितनी है ना। कमेंटेटर्स ये पता लगा लेते हैं कि बॉल की स्पीड कितनी थी। आजकल कार्स आ रही है एंटी कोलिजन डिवाइस, एंटी कोलिजन वाली। मतलब मान लो कि अचानक कुछ सामने आ जाए तो खुद ब खुद क्या हो जाता है, ब्रेक्स लग जाते हैं, है ना। ऑटो ड्राइव कार्स आ रही है। टेस्ला का बहुत चला था नाम, आजकल तो हर एक गाड़ी में अवेलेबल है ना। एडेप्टिव कंट्रोल करके महिंद्रा की भी गाड़ियों में, काफी गाड़ियों में तो ऑटो जो है वो डेवलप ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है। अपने आप सामने कोई गाड़ी आई तो वो अपने आप उसकी स्पीड जो है वो स्लो हो जाती है। तो ये सारा टेक्नोलॉजी कैसे डेवलप हुआ होगा। इवन ट्रेन्स में भी एंटी कोलिजन सिस्टम लगा होता है कि सामने एक ही पटरी पे दो ट्रेन आ गई अगर, और ड्राइवर को होश नहीं रहा, है ना, तो नहीं भी अगर ड्राइवर ध्यान दे तो ऑटोमेटिक ब्रेक्स लग जाते हैं। मगर हमेशा काम करेंगे जरूरी नहीं है ना। एक अच्छा बहुत जबरदस्त वीडियो मैंने देखा था, आपको कौन सी तो भी गाड़ी वॉल्वो का या लेक्सस का कोई तो भी है, वो एक जो मैनेजर ये बताने के लिए, देखो कितना बेहतरीन चलता सिस्टम, वो खड़ा हुआ ही गाड़ी के सामने, बोले अपने आप ब्रेक मारेंगे, देखो बोले तो ड्राइवर तो उसने स्पीड में लिया, गाड़ी की ब्रेक लगेगी मैनेजर उड़ गया बेचारा। तो ये सारी सिचुएशन कैसे काम कर रही है, ये सारी सिचुएशन, ये सारा सिस्टम जो काम कर रहा है आपके डॉपलर इफेक्ट के बेसिस पे काम कर रहा है। इवन रडार्स में, सोनार्स में, रडार मालूम है ना, रडार क्या होता है, रिमोट है रडार क्या होता है, हाँ रडार क्या होता है, रडार नाम सुना है, रडार क्या होता है बताओ ना। हाँ, रेंज, और क्या रेंज, कहाँ एक दूसरे से ये बता दो। रडार अपने इलाके में अगर कोई जहाज घुस जाए, है ना, तो वो सीधा बहुत पता लगा लेता है कि अरे भैया यहाँ से फलाना फलाना एयरप्लेन आया है ना, और वो डायरेक्ट कॉल करके बोलते भाई कि भाई तुम कौन हो, तुम्हारी पहचान बताओ, है ना। अगर वो बता पाया तो ठीक, नहीं तो यहाँ से फाइटर प्लेन्स लॉन्च होते या रॉकेट लॉन्च होता, सीधा उसको उड़ा देते। होता ही अक्सर होता है, मतलब ये तुमको बहुत अच्छे अच्छे इसमें जुड़े किस्से जुड़े हुए हैं रडार से। जैसा कि तुमको मालूम हो पर्ल हार्बर का एक जबरदस्त किस्सा था। पर्ल हार्बर मालूम है, पर्ल हार्बर केस वर्ल्ड वॉर सेकेंड की बात है। जापान इतना छठा का देश है, दूसरा है, तुम उसका वो देखो झगड़ा में कितनी जबरदस्त उसमें दम है। अमेरिका काफी बड़ा उसके सामने, है ना, जापान उसके मुकाबले काफी ज्यादा छोटा, मगर टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस, टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस। अब ऐसा है कि जब जापान जो है, कई सारे आइलैंड्स जो अमेरिका के पास में है, कई लोग सोचेंगे अरे बाप जापान इधर अमेरिका इधर, इनका क्या नाता आपस में। पीछे से देखो तो पड़ोसी है वो, है ना, नजदीक में वो एक दूसरे के बाजू में एकदम, अपन सामने से देख रहे हो, मैप पर से उल्टा करो आप, है ना, जापान इधर 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 करेंगे तो बाजू में एक दूसरे के। तो जापान इस साइड अगर आ रहा, अमेरिका इस साइड आ रहा, ऐसे कई सारे आइलैंड्स हैं बीच में जिस पर जापान कब्जा करने की कोशिश कर रहा था, मगर अमेरिका उस रास्ते में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। जापान ने बोला इसको सबक सिखाना पड़ेगा, है ना, चटाक भर रहे। इसने तकरीबन 250 वॉरप्लेन्स भेजा अमेरिका की तरफ, 250 वॉरप्लेन्स, बॉम्बर प्लेन्स, फाइटर प्लेन्स। यहाँ पर यहाँ पर हवाई आइलैंड के पास एक बहुत बड़ा उनका पोर्ट था जिसको पर्ल हार्बर बोलते हैं। तो खामोशी से सुबह सुबह के वक्त एकदम लो लेवल पे फ्लाई करते थे, ग्राउंड से एकदम नजदीक ऐसा फ्लाई करते हुए एकदम प्लेन्स जा रहे थे, पूरा अंदर इलाके में घुस गए पूरे अमेरिका के, है ना, पूरा रडार से बचते थे और गए 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 अंदर। एट द मोमेंट जब वो पोर्ट पे पहुंच गए, फिर उन्होंने ऊपर रेस किए अपने आप को, और फिर वो डाइव ऐसा करते हो, ऐसा नोज डाइव करते थे वो बॉम्ब गिराने के लिए। उस जमाने में अलग था सिस्टम,
वो ऐसा नोज डाइव करते कौन बराबर नीचे गिरता। फिर उन्होंने तकरीबन पूरा पोर्ट बर्बाद कर दिया, बहुत बड़ा पोर्ट था, कई सौ कई हज़ार उसके अंदर जहाज थे, मतलब पानी के थे, तो सब फिर सब बर्बाद कर दिए। 250 प्लेन थे, उसमें से सिर्फ 10-12 प्लेन का नुकसान हुआ था इनको, और वापस आए थे। बाकी के सब बहुत ज़बरदस्त सक्सेसफुल मिशन था। तो रेडार से बच के जब गए थे, अगर रेडार प्रॉपर मतलब वो तो नीचे लो लेवल फ्लाइट की तो हो जाता, बच जाते। आज भी है वो पॉसिबिलिटी, आज भी अगर आपको दुश्मन के एरिया में जाना है अगर, तो एकदम लो लेवल पे फ्लाई करके प्लेन लेके जाते हैं अक्सर पायलट्स, और लो लेवल पे फ्लाई करके एरिया में घुस जाते हैं। तो रेडार सिस्टम इस तरह से वर्क करता है। उसमें रेडार में क्या होता है, असल में एक वेव बाहर निकलती है, एक वेव बाहर निकलती है, उस वेव की एक पर्टिकुलर वेवलेंथ, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है। जब तक रास्ते में कुछ भी नहीं है, जब तक रास्ते में उसके कुछ नहीं है, उसका वेवलेंथ, उसका फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जैसे ही रास्ते में कुछ आ गया और वो उसके करीब बढ़ रहा है ना, तो इसकी वेवलेंथ, इसकी फ्रीक्वेंसी पे उसका क्या हो जाता है, असर पड़ जाता है, चेंज हो जाता है। और जब वो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी चेंज होती है तो वहां पता चल जाता है कि भैया सामने कोई तो भी आया है, आ रहा है, जा रहा है, वो सब पता चल जाता है। और साथ ही साथ एक फॉर्मूले की मदद से ये भी पता चल जाता कि वो कितनी स्पीड से आ रहा है, वो कितनी स्पीड से जा रहा है। तो ये रडार में आप डॉपलर इफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। सिमिलरली रडार में आप जो डॉपलर इफेक्ट का यूज क्रिकेट में भी होता है ना। स्टंप, यहाँ जो बैट्समैन रहेगा उसके स्टंप पे एक कैमरा रहेगा, यहाँ एक दूसरा स्टंप रहेगा जो बॉलर के पास रहता है। बॉलर यहाँ से जो बॉल डालता है वो लगातार यहाँ से जो वेव्स निकलती है, रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स होना चाहिए, लगातार जो वेव्स बाहर निकलती है ये बॉल के साथ टकराते रहती है, क्योंकि बॉल उस कैमरे के करीब जा रहा है। तो इसमें से निकलने वाली वेव्स, मान लो ऐसी जाएगी, है ना। अब जब बॉल उसके करीब जाएगा तो इसके बॉल के करीब जाने के वजह से क्या होगा, इसमें से निकलने वाली वेव जो है उसकी वेवलेंथ कम हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, वेवलेंथ कम हो जाती है। वो क्या होता है सब पता हम बाद में। तो अब अभी के लिए इतना ध्यान रखो, वेवलेंथ बदल जाती है। तो अब कितनी स्पीड से बदल रही है, कितनी वेवलेंथ बदली, उसके बेसिस पे आप ये पता लगा सकते हैं कि बॉल की स्पीड क्या है। सिमिलर टू दैट आपके जो आजकल गाड़ियों के अंदर एडेप्टिव कंट्रोल्स आ गए हैं, है ना। आप गाड़ी चला रहे हैं, सामने से अचानक कोई गाड़ी अगर आ गई, है ना, सामने से अचानक कोई गाड़ी आए तो अपने आप ब्रेक लग जाता आजकल गाड़ियों में। कोई सिचुएशन लगातार आपकी कार जो है, कार का जो सामने का बोनेट है उसके सामने कोई कैमरा होगा छोटा सा, या सोर्स होगा इंफ्रारेड वेव्स का, वो बार बार बाहर निकल रहा है। सामने वाली कार आई, जैसे आप उसे करीब गए तो ये वेवलेंथ क्या हो जाएगी, इसकी बदल जाएगी। अब वेवलेंथ बदल जाएगी, कितनी है, कितना बदल गई, कितना वेवलेंथ कम हुई, उसके बेसिस पे जो अंदर बैठा हुआ कंप्यूटर है वो डिसाइड करेगा अच्छा ये डिस्टेंस इतना करीब आ गया, अब ये सेफ जोन में नहीं है, उसको ब्रेक मारना पड़ेगा। तो कंप्यूटर क्या करता है, ऑटो ब्रेक लगा देता है। मान लो उस कैमरे के आगे मट्टी लग गई, है ना। अपने इंडिया में तो कैसे रोड्स को घुमाना कैसे, है ना। मान लो कि उस कैमरे के आगे या उस जगह पे सोर्स के आगे मिट्टी लगी, और तुम ये सोच के चल रहे, एडेप्टिव कंट्रोल है ना, आराम से बैठे, बताता है यूट्यूब पे, आराम से बैठे हुए थे कई लोग, है ना। एडेप्टिव कंट्रोल में चलाएगा अपने आप, ऑटो चलता रहेगा, ड्राइव चल रहा चल, तुमको मालूम नहीं क्यों आगे मिट्टी लगेगी, सामने से ड्राइवर लगा देगा ब्रेक, लगा देगा ब्रेक, यूं गया धड़ करके ठोक दिया उसको। तो हमेशा उस पर अंधाधुंध भरोसा करना भी गलत रहता है। मगर एटलीस्ट आपको एक ब्रीफ आइडिया आ गया होगा डॉपलर इफेक्ट होता क्या है और कैसे काम करता है। चलिए इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। The phenomena of apparent change in frequency, the phenomena of apparent change in frequency due to relative motion between source and observer is called as Doppler effect. Is called as Doppler effect. एक ऐसा फिनोमिना जिसमें सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में का, या ऑब्जर्वर के बजाय मुझे यहां पर ब्रैकेट में एक वर्ड डालना पड़ेगा, लिसनर, क्योंकि यहां पर हम लोग जो इस चैप्टर में जो हम पढ़ रहे हैं जनरली डॉपलर इफेक्ट ड्यू टू साउंड पढ़ते हैं। तो साउंड को देख नहीं सकते, देख सकते क्या नहीं, उसको सुन सकते ना,
आप लिसन कर सकते हैं, दैट्स व्हाई। हालांकि ऑब्जर्वर कॉमन वर्ड है, चल जाता है इसमें, है ना, मगर करेक्ट वर्ड होगा लिसनर। तो भैया ऐसा है कि एक जगह पे एक ऑब्जर्वर या लिसनर खड़ा हुआ है और एक जगह पे एक सोर्स ऑफ साउंड है। जब वो उससे करीब आएगा तो उसकी जो असल फ्रीक्वेंसी है उससे ज्यादा उसको फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है। एक इसका एग्जाम्पल बेहतरीन रेलवे स्टेशन पे भी देखने को मिलता है। ट्रेन आ रही है सामने से, है ना, अक्सर ये हुआ होगा बचपन में, एकदम जब छोटे होंगे आप, ट्रेन जब आई होगी जोर से हॉर्न बजाते हुए आती है ना, और जैसे जैसे उसको करीब आती उसकी आवाज तेज होती थी। तो इंटेंसिटी की बात नहीं कर रहा मैं, तो जाहिर बात है सोर्स करीब आएगा तो इंटेंसिटी बढ़ेगी, मगर जो हर आवाज की अपनी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है कि नहीं। अगर कोई आवाज मोटी है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, अगर कोई आवाज किसी साउंड की फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा है, या मैं कहूँ कोई आवाज बारीक है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ज्यादा होती है ना। अब अगर आप देखेंगे कि वो ट्रेन करीब आ रही तो उसका थोड़ा हॉर्न करके ऐसा आता, और जैसी करिए करके ऐसा सुधरता जब। तो अब आपने क्या नोटिस किया कि जब वो आता करीब, उसकी साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी थोड़ी सी हार्श हो जाती है ना, हार्श, तेज जो कहा जाएगा। इसी वजह से बचपन में जब इस चीज का आपको कुछ ख्याल नहीं था, आपको कोई चीज की समझ नहीं थी, आप डर जाया करते थे इस आवाज से, है ना, नहीं डरते थे? अरे तुम गए नहीं होंगे रेलवे स्टेशन। तो जनरली बचपन में जब छोटा रहते थे, अगर मैं छोटे रहते थे, मेरा अभी तक मुझे ख्याल है तो भाई जब छोटे थे, आप छोटे रहते हैं, जब ट्रेन जोर से आवाज गुजरती है, अक्सर ये बच्चे देखे जाते हैं कि वो डर जाते हैं उसकी आवाज से, क्योंकि बहुत तेज हो जाती है जब वो पास से गुजरती है ना। पेरेंट्स जनरली कान बंद कर देते हैं, ऐसा हो कि भाई उसको ज्यादा डर ना लगे करके। तो इस तरह से हम लोग ये तो देखते हैं, ये डॉपलर इफेक्ट कहलाता है। अब यहाँ पर डॉपलर इफेक्ट के फॉर्मूले देखेंगे हम लोग। सबसे पहले यहाँ पर कुछ नॉमेनक्लेचर्स असाइन कर लेते हैं, लेट एंड बी द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। मान के चलो n जो है ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, v क्या है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, v क्या है, o क्या है, स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर जिसको लिसनर बोलेंगे, vs क्या है, स्पीड ऑफ सोर्स। देन अपरेंट फ्रीक्वेंसी कैन बी गिवन एज, तब अपरेंट फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला बनेगा, Na इक्वल्स टू n v प्लस माइनस vo, v प्लस माइनस vs। ये जनरल फॉर्मूला है, ये जनरल फॉर्मूला जो हर कंडीशन में आप लगा सकते हैं, v प्लस माइनस vo, v प्लस माइनस vs। मगर अब हम थोड़ा सा इसको स्पेशलाइजेशन में इसको स्टडी करेंगे। क्या है स्पेशलाइजेशन, स्पेशल केसेस क्या है, देखो। केस 1, ओके, पहले हम ये इमेजिन करके चलेंगे कि ये हमारा सोर्स ऑफ साउंड है, कोई ये सोर्स ऑफ साउंड है, और ये सोर्स ऑफ साउंड अपनी जगह पे रुका हुआ है। ये सोर्स ऑफ साउंड, इधर ध्यान दो, नीचे नहीं सोर्स ऑफ साउंड, इधर है। तो सोर्स ऑफ साउंड अपनी जगह पे खड़ा हुआ है, रुका हुआ है, ठीक है, और एक ऑब्जर्वर है, ठीक है, एक ऑब्जर्वर है जो इसकी तरफ भागते हुए जा रहा है। ये रहेगा आपका ऑब्जर्वर, और ये है आपका सोर्स। आप देख सकते हैं ऑब्जर्वर जो है सोर्स के करीब भागते हुए जा रहा है विद स्पीड v, है ना, याद रखें vo इज नॉट इक्वल टू 0। सोर्स की स्पीड 0 है, सोर्स अपनी जगह पे रुका हुआ है, मगर ऑब्जर्वर है ना अपनी जगह से, अपने पास से ये सोर्स के करीब जा रहा है। इससे क्या होगा कि जो साउंड वेव्स है ना, उनके बीच का डिस्टेंस कम होता चला जाएगा। अब साउंड वेव्स कि अगर बीच का डिस्टेंस कम होता चला जाएगा तो इस वजह से मैं कहूंगा कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड है आपको ज्यादा सुनाई देगी, आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड ज्यादा सुनाई देगी। मतलब एक्चुअल जो फ्रीक्वेंसी है साउंड का वो कैसा है, कम है ना, आवाज एक्चुअल में कैसी है, मोटी है, मगर आप जब उसकी तरफ भागते हुए जा रहे, उससे करीब जा रहे आप,
तो आपको वो फ्रीक्वेंसी जो है ज्यादा सुनाई देगी, थोड़ा बारीक आवाज सुनाई देगी आपको। तो इस वजह से, क्योंकि ऑब्जर्वर आपका सोर्स के करीब जाएगा, तो मैं यहां लिखूंगा इफ ऑब्जर्वर रन्स या मूव्स, सही रहेगा वर्ड, मूव्स टुवर्ड्स सोर्स, देन अपरेंट फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस। तो आपका अपरेंट मतलब दिखने वाली, जाहिर होने वाली फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस। असल में इंक्रीज हुई क्या फ्रीक्वेंसी? सोर्स ने बारीक आवाज निकालना चालू किया क्या? सोर्स तेज आवाज निकाल रहा है क्या? नहीं, वो अपने को फील हो रहा है ऐसा, इसीलिए अपरेंट, जाहिर होने वाला फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाता है। Therefore, अब अपरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है? Na equals to n, ये ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, यहाँ से जो साउंड निकल रहा है उसका ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। अब हम देख रहे हैं कि करीब जाने से फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, तो इस फॉर्मूले में क्या चेंजेस आना चाहिए? सोर्स अपनी जगह पे रुका हुआ है, तो वेलोसिटी ऑफ सोर्स इज 0, तो डिनोमिनेटर में सिर्फ क्या आएगा? v आएगा, ये vs नहीं आएगा। फिर सवाल उठा v प्लस vo लिखना चाहिए कि v माइनस vo लिखना चाहिए, क्योंकि मैं ये देख रहा हूं कि करीब जाने से फ्रीक्वेंसी बढ़ती हुई समझ में आ रही है, मतलब न्यूमरेटर भी बढ़ रहा होगा। न्यूमरेटर बढ़ेगा कब? जब ऊपर एडिशन हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में फॉर्मूला ऐसा लिखा जाएगा v प्लस vo अपॉन v, ये मेरे पास फॉर्मूला आ जाएगा जब ऑब्जर्वर करीब जा रहा है सोर्स। वहीं अगर केस सेकंड देखा जाए, केस सेकंड, फिर से मान के चलो कि ये आपका कोई सोर्स ऑफ साउंड है। अब इस बार क्या हो रहा है बेटा कि सोर्स करीब जा रहा है ऑब्जर्वर के, और इस बार जो ऑब्जर्वर है वो अपनी जगह पे बस खड़ा हुआ है। ऑब्जर्वर अपनी जगह पे खड़ा है। इस बार ऑब्जर्वर की वेलोसिटी क्या है? 0 है, मगर इस बार सोर्स कहां जा रहा है? करीब जा रहा है ऑब्जर्वर के। मैं बोलूंगा इफ सोर्स मूव्स टुवर्ड्स observer then apparent frequency increases। जब सोर्स जो है ऑब्जर्वर के करीब जाएगा, बेटा करीब आने पे तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? बढ़ेगी। तो मैं लिखूंगा therefore apparent frequency is equals to n। अब देखो ऑब्जर्वर की स्पीड कितनी है बेटा? 0। ऑब्जर्वर अपनी जगह पे रुका हुआ है, उसकी स्पीड क्या होगी? 0। तो ऊपर वाले न्यूमरेटर में सिर्फ कौन आएगा? v आएगा। फिर सवाल उठा कि यहाँ पर v प्लस vs लिखना चाहिए कि v माइनस vs है। तो बोले देखो यार, यहाँ हो क्या रहा है? करीब आने की वजह से अपरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। अगर ये बढ़ रही है, ये तभी पॉसिबल है जब ये कम होगा, और ये कब कम होगा? जब माइनस होगा। तो इसीलिए ये फॉर्मूले में आपका क्या आना चाहिए बेटा? v माइनस vs आना चाहिए। दिस इज योर केस सेकंड। फिर आया केस थर्ड। केस थर्ड में क्या होगा? अगेन मैं सोर्स को उसकी पुरानी जगह पे ले कर देता हूं। ये सोर्स ऑफ साउंड है, सोर्स की जो वेलोसिटी है वो 0 है, मगर इस बार जो ऑब्जर्वर है ना, वो उल्टी डायरेक्शन में भाग रहा है। ये रहा आपका ऑब्जर्वर, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर इज नॉट इक्वल टू 0, वो उल्टी डायरेक्शन में भाग रहा है। पिछली बार वो करीब आ रहा था सोर्स के, इस बार क्या हो रहा? सोर्स से दूर भाग रहा है। अब सोर्स से दूर भागने की वजह से फ्रीक्वेंसी कम होगी। पहले करीब आ रहा तो दब रहा था ना, वेव मीडियम के वेव्स पार्टिकल दब रहे थे। अब दूर जा रहा हूं तो फैलेगा हो, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और हमेशा याद रखना फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशन इनवर्स होता है। जहां फ्रीक्वेंसी क्या हो रही थी? ज्यादा हो रही थी, इस मामले में वेवलेंथ छोटी हो रही थी। यहाँ फ्रीक्वेंसी कम हो रही है तो वेवलेंथ बढ़ रही है। तो इस मामले में क्या होगा? तो फ्रीक्वेंसी यार कम हो जा रही है, तो मैं लिखूंगा इफ ऑब्जर्वर मूव्स अवे फ्रॉम सोर्स। अगर मैं बोलूं कि ऑब्जर्वर सोर्स से दूर भाग रहा है, देन अपरेंट फ्रीक्वेंसी, जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी है इंक्रीज हो जाती है।
ना अपरेंट फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस और सॉरी डिक्रीजेस दूर जाना अपरेंट फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस। तो अब ये फॉर्मूला क्या बनेगा, Na इक्वल्स टू n। देखो सोर्स तो अपनी जगह पे रुका हुआ है, तो इसीलिए Vs की वैल्यू 0 है। डिनोमिनेटर में सिर्फ क्या आएगा, V आएगा। सिर्फ न्यूमरेटर को देखना पड़ेगा, V प्लस vo आएगा कि V माइनस vo आएगा। यहाँ फ्रीक्वेंसी पहले से कम हो रही है, मतलब यहाँ पर V के साथ क्या हुआ होगा, vo का माइनस हुआ होगा। तो भैया ये n इक्वल्स टू n V माइनस vo अपॉन V, दिस विल बी द फॉर्मूला V माइनस vo अपॉन केस थर्ड। नेक्स्ट केस फोर्थ। अब केस फोर्थ में क्या होगा, जो सोर्स ऑफ साउंड है वो पीछे जाएगा, है ना, सोर्स। अब सोर्स की वेलोसिटी नॉट इक्वल टू 0। ऑब्जर्वर अपनी जगह पे खड़ा है ना, ऑब्जर्वर अपनी जगह से नहीं हिल रहा है। ओके, ऑब्जर्वर इज स्टेशनरी, vo इक्वल टू 0, मगर सोर्स से दूर भाग रहा है। तो अब जरा बताओ क्या मामला रहेगा, क्या फॉर्मूला रहेगा, आप बताओ। इफ सोर्स मूव्स अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, द अपरेंट फ्रीक्वेंसी, देखो दूर जाने में तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कमी होती है, डिक्रीजेस। अपरेंट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होता है। देन अब ये फॉर्मूला कैसा लिखा जाएगा, जो आप बताओ मुझे, क्या लिखना चाहिए फॉर्मूला? V अपॉन Na इक्वल्स टू n, V अपॉन V प्लस Vs। Na इक्वल्स टू n, V अपॉन V प्लस Vs। जाहिर बात है, देखो इस बार तुम्हारा ऑब्जर्वर जगह पे खड़ा हुआ है ना, तो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी क्या आएगी, 0 आएगी, है ना। अब सिर्फ वेलोसिटी किसकी ली जाएगी, सोर्स। अब ये प्लस टू की माइनस टू, अरे यार देखो यहाँ पर दूर जाने की वजह से फ्रीक्वेंसी कम हो रही है। ये तभी पॉसिबल है, ये कम होना तभी पॉसिबल है जब डिनोमिनेटर बढ़ेगा। डिनोमिनेटर नंबर का बढ़ता है तो कम होता है, ये बढ़ेगा तो फिर वही वो कम होगा। देखो ये डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, ये कम होगा। अब आप बताइए मुझे सिचुएशन ये, इफ सोर्स एंड ऑब्जर्वर बोथ मूव्स टुवर्ड्स ईच अदर, अगर सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों के दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे तब क्या? अब जाहिर बात है करीब आने तो फ्रीक्वेंसी बढ़ना ही है। फॉर्मूला क्या रहेगा? बोलो बेटा। तो इस बार सोर्स भी बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है फ्रीक्वेंसी, और ऑब्जर्वर भी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक बार समझे? तो अब क्या हो जाएगा, V Na इक्वल्स टू n V प्लस vo अपॉन V माइनस Vs, V प्लस vo अपॉन V माइनस। If source and observer, source भी और observer भी, both moves away from each other, अगर दोनों के दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तब Na इक्वल्स टू क्या रहेगा, n। अब ऑब्जर्वर भी कम कर रहा है फ्रीक्वेंसी को, सोर्स भी क्या कर रहा है, कम कर रहा है। जब सोर्स कम करता था तो नीचे V प्लस Vs होता था, जब ऑब्जर्वर कम करता था तो V माइनस V होता था। आया समझ में? दिस इज इट, दिस इज डॉपलर इफेक्ट।
इंजीनियरिंग के स्टूडेंट जो जेई वाले हैं उनको ध्यान रखना चाहिए थोड़ा सा। नीट वालों बिल्कुल मैं नहीं बोलूँगा कि इम्पोर्टेंट है। और अगर डॉपलर इफेक्ट दो जगह आता है, आप लाइट में भी पढ़ते हैं, साउंड में भी पढ़ते हैं। एनसीईआरटी 12 जब आप स्टडी करेंगे उसमें वेव ऑप्टिक्स नाम का चैप्टर आएगा, तो बड़े इधर जाने के बाद लिखना। एनसीईआरटी 12 में जब वेव ऑप्टिक्स नाम का चैप्टर आएगा तो वहाँ पर भी डॉपलर इफेक्ट आएगा, मगर ये डॉपलर इफेक्ट ऑफ साउंड है और ये डॉपलर इफेक्ट वो आता है डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट। अब एक खास बात है, एक खास स्टेटमेंट है जो बोल रहा हूँ मैं, ध्यान रखिए। डॉपलर इफेक्ट इन साउंड इज असिमेट्रिक साउंड में, बट डॉपलर इफेक्ट इन लाइट इज सिमेट्रिक। ऐसा क्यों बोला गया? देखो मामला क्या, मालूम क्या? मान लो ये आपका ऑब्जर्वर है और ये क्या है, सोर्स है। मान लो सोर्स v वेलोसिटी से करीब जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है ना, और ऑब्जर्वर भी करीब जा रहा है, v वेलोसिटी उतनी वेलोसिटी से करीब जा रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही। साउंड के मामले में इसके दोनों के आंसर्स अलग अलग आएंगे। जब सोर्स करीब जाएगा, मान लो उतनी की रफ्तार से जा रहा सोर्स है ना, ऑब्जर्वर सुनेगा भाई तेरी फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो सुनने का कितनी फ्रीक्वेंसी है, वापस जा तेरी जगह पे। और अब मैं ऑब्जर्वर को करीब ले गया, उतनी स्पीड से ले जाऊंगा जितनी स्पीड से ये करीब आया, उसकी फलाना फलाना फ्रीक्वेंसी आई होगी। तुम क्या देखेंगे कि साउंड के मामले में ये दोनों आंसर्स अलग अलग आ गए, मगर लाइट का मामला अलग ही है। लाइट के मामले में अगर ये मान लो सोर्स ऑफ साउंड नहीं, ये सोर्स ऑफ लाइट है, इसको तुम करीब लेके जा रहे हो एक पर्टिकुलर स्पीड से, आप नोट करोगे फ्रीक्वेंसी क्या है, XYZ ये वैल्यू आ रही फ्रीक्वेंसी, इसको वापस ले जाओ। अब जितनी स्पीड से ये उसके करीब आया था, अब इसको उससे करीब लेके जाओ, तो अब क्या होगा, वंस अगेन आपकी फ्रीक्वेंसी वैल्यू बढ़कर आएगी, मगर उतनी मिलेगी जितनी पहले मिली। तो चाहे लाइट में क्या है, चाहे तुम इसे मूव करो चाहे इसे मूव करो, बात एक ही चले, इसीलिए सिमेट्रिक दोनों साइड से। साउंड के मामले में ऐसा नहीं है, इसको मूव करने पे अलग वैल्यू आ रही, इसको मूव करने पे अलग वैल्यू आ रही। इसीलिए डॉपलर इफेक्ट इन साउंड इज असिमेट्रिक, ये लिख लेना स्टेटमेंट नीचे, whereas in light it is symmetric। डॉपलर इफेक्ट इन साउंड इज असिमेट्रिक, है ना, और डॉपलर whereas in light it is symmetric। अब मसला ये है कि नीट में इसलिए भी नहीं रहता क्योंकि इसके जो कैलकुलेशंस आते हैं थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे एक मैं प्रॉब्लम को रफली आपको बता देता हूँ, पहला वाला, इसमें ये बोला गया है कि एक ट्रेन है जो सिग्नल ब्लो कर रहा है जिसका फ्रीक्वेंसी 400 हर्ट्ज है, ठीक है। जब वो प्लेटफॉर्म के करीब आएगी तब उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, और जब प्लेटफॉर्म से दूर जाएगी तब उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी। जब वो प्लेटफॉर्म की सोर्स करीब आ रहा प्लेटफॉर्म के, Na = n V/V - Vs, है ना, V/V - Vs। सोर्स मूव हो रहा ना, करीब आ रहा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी इसने कितना बोला है, 400। साउंड की स्पीड होती है 340, और ये हो जाएगा 340, और कितनी स्पीड से आ रही है, 10 की स्पीड से, तो ये हो जाएगा 400 340/330। अब जनरली कभी कभार ये थोड़े से मुश्किल जाते हैं कैलकुलेशन, 400 से थोड़ा सा बड़ा ही रहेगा, बस थोड़ा सा बड़ा रहेगा, है ना, 400 समथिंग ही ऐसा। तो इसी वजह से ये जैसा नीट में इतना खास इंपॉर्टेंस नहीं है। सारे प्रॉब्लम्स इसी तरह के हैं, आप खुद सॉल्व कर सकते हैं पर्सनली इसको।